हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली ये है बिहार का करंट अफेयर और हम फिर कवर करेंगे एमसीक्यू, उसका एनालिसिस भी देखेंगे एमसीक्यू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आज बिहार करंट अफेयर में है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त के लिए राशि जारी। यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दी गई है। ये चर्चा में क्यों रहा? 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दी है। नेक्स्ट इसका देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या है। तो देखिए, प्रमुख बिंदु है कि जो चर्चा में ये क्यों रहा। तो 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दी है। प्रमुख बिंदु है इसका, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2023-24 के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया गया है। पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपये भेजे गए हैं। आगे है, विदित हो कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के नाम मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना है। इस योजना के तहत उद्योग के लिए लोगों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। लोगों को 7 साल में ऋण चुकाना होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पहली किस्त में 4 लाख रुपये, दूसरी किस्त में 4 लाख रुपये और तीसरी किस्त में 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये मुख्यमंत्री उद्यमी किस्त योजना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी किस्त योजना की पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दी, कब? 16 नवंबर 2023 को। तो अब हम चलिए अब हम एमसीक्यू देखते हैं, फिर उसका एनालिसिस देखेंगे। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, जब कोई, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसकी उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है तो उस कंपनी पर 30.6% की दर से एक आयकर लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंजल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1938 में, 1944 में, 1950 में, 1953 में। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना किस वर्ष की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट लास्ट में हम इस सब का आंसर बताएंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे। प्रकाश के अवरोधक के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में किन किन कार्यों हेतु प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। तो इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, सोचिए आप लोग, तब तक आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। 6 नंबर क्वेश्चन, वह नियत ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाता है? बाष्पीकरण, क्वथनांक, दर्पणांक, हिमांक। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भभूति के मालती माघव नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र था? ए है कपालिक संप्रदाय, बी है शाक्त धर्म, सी है वैष्णव धर्म, डी है वैदिक धर्म। तो आंसर आप लोग सोचिए तब तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार महावीर के कठोर तपश्चर्या के दौरान भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचने पर उसकी मुलाकात किस दार्शनिक से हुई थी? ए है महर्षि कपिल, बी है पूरन कश्यप, सी है संजय बेलाथी पुट्टा, डी है मखली गोसाल। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा नेक्स्ट। ये आंसर तब तक आप लोग सोचिए या कमेंट में प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? मर्रे डार्लिंग की घाटी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले कौन हैं? ऑप्शन ए है लखनऊ एवं सोनभद्र, बी है गाजियाबाद एवं श्रावस्ती, सी है कानपुर एवं देवरिया, डी है प्रयागराज एवं बहराइच। तो अब 10 क्वेश्चन देख लिए, इस 10 क्वेश्चन का आंसर और एनालिसिस अब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का एनालिसिस। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है तो उस कंपनी पर 30.6% की दर से एक आयकर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एंजल टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट इसका हम देखिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये जो है ना आज का एमसीक्यू रिवीजन के लिए है। एक सप्ताह पहले हम इसी एमसीक्यू को कवर किए हैं, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। एक सप्ताह में अगर कोई चीज़ आप रिवीजन करते हैं तो भूलने की चांस नहीं रहती है। नेक्स्ट देखिए, एंजल टैक्स एक आयकर है जो 30.6% की दर से तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। उचित बाजार मूल्य परिसंपत्ति का वह मूल्य है जब क्रेता और विक्रेता की इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वे बिना दबाव के व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रारंभ में एंजल टैक्स केवल निवासी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू था। वित्त अधिनियम 2023 ने विदेशी निवेशकों का भी इसमें शामिल करने के लिए प्रावधान का विस्तार किया है। नेक्स्ट चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर विथ एनालिसिस। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई? तो ICAO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1944 में की गई। चलिए इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया है, कह रहा है कि ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे 1944 में दुनिया भर में सुरक्षित, संरक्षित और कुशल हवाई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ICAO विमानन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित प्रथाओं को विकसित करता है, जिसमें हवाई नेविगेशन, संचार और हवाई अड्डे के संचालन के लिए नियम शामिल है। यह हवाई यातायात प्रबंधन, विमानन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक विमानन मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी काम करता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ICAO की मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन आंसर विथ एनालिसिस देखेंगे। प्रकाश को अवरोधक के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर है कि प्रकाश को अवरोधक की किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन किन कार्यों हेतु प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सभी सही है, सभी सही है, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेन पहले हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया हुआ है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल की इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक साथ से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशित तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि वह विधि जिसके द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस उधरपातित हो लेकिन दूसरा नहीं, क्या कहलाती है? ए है उधरपातन, बी है आसवन, सी है वर्णलेखन, डी है भाप आसवन। इसका आंसर हो जाएगा उधरपातन। क्या कहलाती है? उधरपातन कहलाती है।
यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। उदरपातन, यहाँ देखिए जिस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस उदरपातिज हो जाता है लेकिन दूसरा नहीं, उदरपातन कहलाती है। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आसवन विधि में दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है एवं उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग बाष्पीकरण एवं द्वितीय भाग संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह नियत ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बाष्पीकरण, बी है क्वथनांक, सी है द्रवनांक, डी है हिमांक। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवनांक। वह नियत ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं द्रवनांक कहलाता है। इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए द्रवनांक का। वह निश्चित ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं वह उस वस्तु का द्रवनांक कहलाता है। ताप के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से बाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है भवभूति के मालती माघम नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान निम्नलिखित में किस धर्म संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य केंद्र था? ए है कपालिक संप्रदाय, बी है शाक्त संप्रदाय, सी है वैष्णव धर्म, डी है वैदिक धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ए कपालिक संप्रदाय। भवभूति के मालती माघम नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान निम्नलिखित में किस धर्म संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा कपालिक संप्रदाय। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेन हम देखेंगे। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है शैव धर्म के कई संप्रदाय हैं तथा यथा पाशुपत, कापालिक, लिंगायत, कश्मीरी शैव संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा सुंदरी का पान करते हैं, जटाजुट रखते हैं, मांस का सेवन करते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते तथा हाथ में नामुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माघम नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं इसका एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैन ग्रंथ आचरण सूत्र के अनुसार महावीर के कठोर तपश्चर्या के दौरान भ्रमण करते हुए नालंदा पहुँचे पर उनकी मुलाकात किस दार्शनिक से हुई? ए है महर्षि कपिल, बी है पूरन कश्यप, सी है संजय बेल्लाथीपुट्टा और डी है मखली गोसाल। तो इसका हम एक्सप्लेन देखेंगे। मखली गोसाल इसका हम एक्सप्लेन देखते हैं। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र के अनुसार महावीर के ठोस तपश्चर्या के दौरान भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचने पर उनकी भेंट मखली गोसाल नामक सन्यासी से हुई। किससे हुई? मखली गोसाल नामक सन्यासी से। वो महावीर का शिष्य बन गया किंतु 6 वर्ष के बाद उनका साथ छोड़कर उसने आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिरिम्बिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र, यहाँ देखिए हाँ क्या है? ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? ए है मर्रे डार्लिंग की घाटी। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? मर्रे डार्लिंग की घाटी। इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण की ओर मर्रे और डार्लिंग 2 महत्वपूर्ण नदियां मिलती है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरीना कहलाती है। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए हैं जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। इस उत्सुत कूप एरेजन वेल्स कहते हैं। इन कूपों का विस्तृत ग्रेट ओरिजिन बेसिन कहलाता है। इस कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट ओरिजिन रीजन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 10 में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाला राज्य है लखनऊ, सोमनाथ, गाजियाबाद एवं श्रावस्ती, कानपुर एवं देवरिया, प्रयागराज एवं बहराइच। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद एवं श्रावस्ती। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिला है कौन? गाजियाबाद एवं श्रावस्ती। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद एवं श्रावस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 क्रमशः घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले इलाहाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे देखिए अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती एवं गाजियाबाद हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हैं। सबसे छोटा है ये श्रावस्ती, उसके बाद है चित्रकूट, उसके बाद कौशाम्बी, उसके बाद संत कबीर, उसके बाद है महाराजगंज। तो महाराजगंज है। तो हमने एक्सप्लेन विथ क्वेश्चन देख लिए, करंट भी हमने कवर किए, बिहार करंट अफेयर। तो चलिए आज के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।